नमस्कार, राधे राधे सभी को। हम जो आज हैं वो 20 जनवरी का करंट अफेयर पढ़ेंगे। चलिए, बिना देरी किए हुए, गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी एक किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ लेना देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी ना खो देना। ये रिश्तों के ऊपर है। ठीक है। हर रिश्ते में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत खटास तो चलती रहती, थोड़ी बहुत लड़ाई चलती रहती है एक गलती के कारण। किसी कोई सा भी रिश्ता हो सकता है। ठीक है, कोई भी रिश्ता हो कि कोई भी गलती हो जाए, तो ऐसा नहीं कि एक गलती कर दी यानी बस खत्म फिर। ठीक है, नहीं, क्योंकि वो जो रिश्ते हैं बहुमूल्य होते हैं। ठीक है, आप वो बोलते हैं ना कि आप एक दूसरे को, कोई भी रिश्ता हो, आपके माँ बाप आपको समझते हैं, आप माँ बाप को समझ रहे हैं, भाई बहन है वो आपको एक दूसरे को समझते हैं। तो ये रिश्ते बहुत कम, जो समझने वाले रिश्ते हैं, एक दूसरे को समझते हैं कि भाई ऐसी कंडीशन है, ऐसा ऐसा है। सब हर चीज़ों में समझदार हैं और हर चीज़ एक दूसरे के लिए है। कोई भी रिश्ता हो तो उस रिश्ते को कभी छोड़ना नहीं चाहिए एक गलती के कारण। कोई भी गलती, नॉर्मल इंसान है, हर किसी से गलती हो सकती है। ठीक है, पर बस यही है कि छोड़े नहीं, रिश्तों को लेते हुए सबके साथ आगे बढ़ते रहें। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में हैदराबाद का बेगमपेट हाई हवाई अड्डा कब से कब तक विमानन समारोह विंग्स इंडिया 2024 की मेजबानी कर रहा है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। 15 से 19 जनवरी, 17 से 20 जनवरी, 18 से 21 जनवरी और 20 से 24 जनवरी। बताइए इसका आंसर क्या है। देखिए, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। क्या है? हैदराबाद का। कहाँ का? हैदराबाद का। क्या है? बेगम पेट हवाई अड्डा। एक हवाई अड्डा है जिसका नाम क्या है? बेगम पेट। ठीक है, वो कहाँ पर? हैदराबाद में। वहां पर कब से कब तक विमान समारोह, विमानक जो समारोह है उसका क्या नाम है? विंग्स इंडिया 2024। विंग्स इंडिया 2024 की मेजबानी कर रहा है। बताइए तो ये कब से कब तक हो रहा है? देखिए, इसका जो आंसर है वो 18 से 21 जनवरी। क्या है? 18 से 21 जनवरी तक ये समारोह होगा। ये नागरिक उड्डयन जो मंत्रालय है उसके तहत ये आपको पता है कि हवाई जो है ये सब चीज़ें जो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। तो ये एक बड़ा समारोह है। ठीक है, ये एक बड़ा समारोह, क्या? विंग्स इंडिया समारोह। ठीक है, ये कहाँ पर हो रहा है? हैदराबाद के हवाई अड्डे पर हो रहा है। कौन सा? बेगम पेट। ठीक है, बेगम पेट हवाई अड्डे पर हो रहा है। एक समारोह है, ये विमानक समारोह है। इसका मतलब ये है इसमें प्रदर्शनी होंगी। ठीक है, जो अत्याधुनिक विमान है उनकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। बहुत लोग इसमें आमंत्रित होंगे, सभी लोग इस प्रदर्शनी को देखेंगे। और ये जो विमान में है कितना आधुनिकता आ गई है, पहले से अब तक विमान में क्या क्या उपयोगिताएं बढ़ गई हैं विमान की, और उसमें हम क्या क्या नया कर सकते हैं, ये समारोह होगा। ठीक है, प्रदर्शनी है एक टाइप की विमानों की। तो वो कब से कब तक है? 18 से 21 जनवरी तक। वो भी कहाँ पर? हैदराबाद। सभी को पता होगा हैदराबाद। हैदराबाद में एक क्या है? बेगम पेट हवाई अड्डा है, वहीं पर ये होने वाला है। ठीक है, ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है, विमान। ठीक है, चलिए। हम्म अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में जुलाई में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला है भारत, दूसरा है इटली, तीसरा है श्रीलंका, फिर है स्पेन। बताइए इसका आंसर क्या है। क्या पूछा जा रहा है? जुलाई में यूनेस्को की विश्व धरोहर, ठीक है, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन करेगा, ये आपसे पूछा गया है। 2024 जुलाई में यूनेस्को की विश्व धरोहर की एक जो बैठक होने वाली है, ठीक है, समिति की जो बैठक होने वाली है, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। कौन करेगा? भारत। ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि यूनेस्को की जो समिति है वो भारत में बैठक कर रही है, समिति आ रही है, तो उसकी जो मेजबानी भारत में हो रही है। इतिहास में पहली बार हो रहा है कि भारत में यूनेस्को की बैठक होगी या समिति बैठेगी। ठीक है, चलिए। तो क्या है? भारत। चलिए, तो आप सभी यूनेस्को के बारे में देखो, हमने एक बार और बात कर ली थी यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को क्या है भाई? यूनेस्को, देखिए, यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी 1945। ठीक है, 1945 यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका फुल फॉर्म सभी को पता है, मैंने पहले भी पढ़ा दिया है, फिर भी आप एक बार और देख लीजिए। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक
साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या नाम है, फुल फॉर्म क्या है इसका, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, पेरिस, पेरिस फ्रांस, ठीक है, कहाँ पर इसका मुख्यालय है, पेरिस फ्रांस, ठीक है, पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है, ठीक है, इसका मुख्यालय है। और देखिए इसका आप कार्य देख लीजिए, इसके जो कार्य हैं आपको इससे समझ में आ रहा होगा, इसके फुल फॉर्म से समझ में आ रहा होगा। ये ऐसी एक ये विश्व धरोहर, आपको ये समझ है, विश्व धरोहर, विश्व वैश्विक स्तर पर ये काम करती है। और विश्व में जितने भी सांस्कृतिक स्थल हैं, प्राकृतिक स्थल हैं, शिक्षा के क्षेत्र से कोई बहुत अच्छा स्थल है, ठीक है, और सामाजिक विकास, मानव विकास या विज्ञान, सॉरी, सामाजिक विज्ञान, मानव विज्ञान से संबंधित जो भी बहुत अच्छी चीज़ है, अनोखी चीज़ है, उसको ये इसमें शामिल करती है। प्राकृतिक विज्ञान से कोई संबंधित हो गया, शिक्षा से संबंधित हो गया, ठीक है, सांस्कृतिक धरोहर से संबंधित हो गया, है ना, मानव विकास से संबंधित हो गया, सामाजिक विकास से संबंधित हो गया, जितने भी विश्व में अच्छे अच्छे इस टाइप के स्थल हैं उनको अपनी सूची में शामिल करती है। तो ये जो है हमारे भारत में अभी टोटल ये जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल हैं वो कितने स्थल हो गए हैं, 42। कितने स्थल हो गए हैं, 42 स्थल हो चुके हैं, ठीक है, कितने स्थल हो चुके हैं, ये भारत की बात चल रही है, ठीक है। भारत में यूनेस्को में की विश्व धरोहर में शामिल कितने हो गए हैं, ठीक है, 42, 42 अभी 2023 में 2 हो गए हैं, ठीक है, पहले थे 40 और 2023 में 2 और बढ़ गए तो 42 हो गए, ठीक है, 42 हो गए हैं। चलिए और हम मध्य प्रदेश की देख लेते हैं। तो हमारे जो मध्य प्रदेश में है हमारे 3 स्थल हैं, ठीक है, भारत में 42 हैं और 42 में से जो 3 है, 42 में से जो 3 है वो मध्य प्रदेश के हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश के हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश के कौन कौन से हैं, सभी को पता होगा, ठीक है, देखो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए क्या है, एक तो बना 1986 में, एक बना 1900, ये आपको पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, मैं इधर लिख दे रही, ठीक है, ये देखिए जो 42 है इसको मैं रब कर रही हूँ, इसको आप एक काम कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब कर देती हूँ, ठीक है, इसको रब कर रही हूँ, ठीक है, देखिए ये जो भारत में 42 है, यूनेस्को की विश्व धरोहर में जो 42 हैं भारत में, ठीक है, उसी में मध्य प्रदेश की 3 है, इसी के अंदर से मध्य प्रदेश में 3 है, ठीक है, ये विश्व धरोहर में शामिल मध्य प्रदेश के 3 स्थल हैं। पहला कौन सा है, खजुराहो, ठीक है, खजुराहो, पहला कौन सा है, खजुराहो, ये कब बना, 1986 में। फिर है सांची, क्या है, सांची, ठीक है, सांची, सांची बना 1989 में बना, ठीक है, फिर कहाँ, फिर क्या है, भीम बैठिका, क्या है, भीम बैठिका, ठीक है, भीम बैठिका, ये जो है वो 2003 में बना, ठीक है, 2003 में बना। ये मध्य प्रदेश के 3 स्थल शामिल हैं यूनेस्को की विश्व धरोहर में, ठीक है, टोटल भारत में 42 हैं और 42 में से जो 3 हैं, ठीक है, फिर टोटल अगर हम मध्य प्रदेश के हटा लें तो 39 बचे, पर हम उसको मतलब एकत्रित करके ही साथ में पूरा 42 बोल दे रहे हैं। और हमारे मध्य प्रदेश में 42 में से ये 3, खजुराहो, सांची और भीम बैठिका, ठीक है, ये हमारी मध्य प्रदेश की यूनेस्को में विश्व धरोहर में शामिल है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य ने 2026 से 27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। बताइए, इसके जो ऑप्शन है वो आपके सामने है, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। बताइए इसका आंसर क्या है। देखिए क्या पूछा है, किस राज्य ने, राज्य आपको बताना है 2026-27 में, 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है, ठीक है, 2026 से 27 में 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है कि हम इतनी अर्थव्यवस्था कर लेंगे। ये किस राज्य ने रखा है, इसका जो आंसर है वो है गुजरात। इसका क्या आंसर है, गुजरात में। गुजरात में जो है
लक्ष्य रखा है 2027 तक जो हम हैं 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था कर लेंगे, ठीक है, अर्थव्यवस्था कर लेंगे। और इनका लक्ष्य है कि 2027 तक हम अपनी अर्थव्यवस्था का मतलब पूरे देश की अर्थव्यवस्था का 10% अर्थव्यवस्था गुजरात से हो, गुजरात की अर्थव्यवस्था से उसमें इंकित हो, ठीक है, गुजरात की अर्थव्यवस्था से 10% हमारे भारत की अर्थव्यवस्था में जुड़े, ठीक है, ऐसा उनका लक्ष्य बनाया गया है। और पिछले साल जो है वो पिछले साल जो है 33% जो है गुजरात के व्यापारिक निर्यात की अर्थव्यवस्था थी। निर्यात मतलब जिन्होंने इन्होंने गुजरात से कितनी चीजें क्या निर्यात हुआ, ठीक है, तो उससे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। हम जो चीजें निर्यात करेंगे कोई उत्पाद उत्पादित करेंगे तो उससे हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, क्योंकि उसके विक्रेता भी बढ़ते जाएंगे, जिससे हमारी स्टेट की या राज्य की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। तो व्यापारिक जो निर्यात है उन्होंने जितना माल निर्यात किया उससे 33% जो है वो अर्थव्यवस्था भारत को लाभ मिला था, ठीक है। ये अभी लक्ष्य है कि 10% हम ऐसे नॉर्मल उसको अर्थव्यवस्था में लाभ दे सकें भारत को। गुजरात राज्य ने ऐसा लक्ष्य रखा है, ठीक है। चलिए हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा 25,000 घरों में सौर छतें स्थापित करेगी। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, वाराणसी, अयोध्या, इंदौर, गोरखपुर। बताइए। देखिए इंदौर तो हो नहीं सकता क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात चल रही है। तो उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ 25,000 घरों में सौर छतें लगाएगी, ठीक है, जिससे सौर ऊर्जा का निर्माण होगा, ठीक है। आपने देखा वो प्लेट्स लगी रहती हैं, हमारे इधर भी बहुत सारी जगह लग रही हैं, तो उससे सौर ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की बात चल रही है 25,000 घर। बताइए इसमें कहाँ की बात चल रही है। ये जो है वो है वाराणसी, ठीक है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जो है वहाँ पर 25,000 घरों की छत पर प्लेट्स लगाई जाएंगी, सोलर जो प्लेट्स हैं वो लगाई जाएंगी, जिससे सौर ऊर्जा का निर्माण होगा। और ये जिस जिस यहाँ जो जो भी लगवाने की अनुमति देगा अपने घर पर उसको सब्सिडी मिलेगी। और देखिए भारत सरकार की मतलब केंद्र सरकार की तरफ से कितनी सब्सिडी है, देखो मैं आपको बताती हूँ। 150 करोड़, ठीक है, 150 करोड़ की सब्सिडी भारत की तरफ से मतलब केंद्र सरकार की तरफ से मिलेगी। और राज्य सरकार की तरफ से 75, ठीक है, 75 करोड़ की सब्सिडी वितरित की जाएगी, ठीक है। जो जो ये सौर प्लेट्स लगवाएंगे सौर ऊर्जा निर्माण करवाएंगे अपनी छत पे, उनको ये सब्सिडी मिलेगी केंद्र सरकार की तरफ से 150 करोड़ रुपए, और राज्य सरकार की तरफ से 75 करोड़ रुपए की ये सब्सिडी है वो वितरित की जाएगी। चलिए हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, असम, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। बताइए इसका आंसर क्या है। देखिए इसका जो आंसर है वो है असम। क्या है इसका आंसर, असम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने परिवहन निगम, ठीक है, परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी बाइक टैक्सी जो है वो इलेक्ट्रिक मतलब जो बिजली से चलने वाली है, चार्ज होगी, बाइक इलेक्ट्रिक टैक्सी है, उसका उसकी शुरू की है। कौन से राज्य ने की है, असम ने की है, ठीक है। कौन से राज्य ने की है, असम ने इसको की है। इसका नाम क्या है, देखिए क्या है, बायू, ठीक है। ये टैक्सी सेवा जो है बायू लॉन्च की है, ठीक है। क्या लॉन्च की है, बायू। क्या नाम है इस टैक्सी का, बायू लॉन्च की है, ठीक है। वायु लॉन्च की है असम ने, ठीक है। ये टोटली इलेक्ट्रिक है, ये चार्जिंग से चलेगी, इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं ये जलवायु परिवर्तन है उसको उसका जो तेजी से बढ़ोतरी हो रही है उसके समाधान के लिए एक विकल्प ढूंढा गया है, ठीक है, असम सरकार के द्वारा, ठीक है। वायु जो बाइक टैक्सी है ये टोटली इलेक्ट्रिक है, 100% इलेक्ट्रिक है। चलिए हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में फोन पे ने किसी अंतरराष्ट्रीय भुगतान प्रभाग के लिए सीईओ नियुक्त किया है। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, शशि सिंह, रितेश पै,
और रश्मि गोविल इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर है। हाल ही में फोन पे ने किसी अंतरराष्ट्रीय भुगतान प्रभाग के लिए सीईओ नियुक्त किया है। इसका जो आंसर है वो क्या है भाई, रितेश पै। क्या है, रितेश पै। देखिए फोन पे आप सभी यूज कर रहे होंगे, आप सभी ने यूज किया होगा फोन पे। आजकल कोई ऐसा ऐसा नहीं है कि जिसने फोन पे यूज ना किया हो, ठीक है। फोन पे का जो है वो क्या है, सीईओ की पोस्ट पर कौन है, रितेश पै। कौन है, रितेश पै, ठीक है। फिनटेक की एक कंपनी है ये, ठीक है, फोन पे। उसी के तहत हम जो है, अभी आपने फोन पे यूज खूब किया होगा, उसी के सीईओ बन गए हैं रितेश पै, ठीक है। रितेश पै क्या है, अंतरराष्ट्रीय भुगतान प्रभाग है ये। अंतरराष्ट्रीय हम जो भुगतान करते हैं, किसी से का भी पैसा इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं, फोन पे से करते हैं, तो बस उसी के सीईओ बने हैं रितेश पै। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में मोहम्मद शमी सहित कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला 18, फिर 20, 24, 26। बताइए इसका आंसर क्या है। मोहम्मद शमी सहित कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसका जो आंसर है वो है 26। क्या है, 26। देखिए सबसे प्रमुख जो सम्मान है वो कौन सा है, मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार, ठीक है। क्या है, मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार, ठीक है। उससे और उसके सेकंड नंबर पर जो है अर्जुन पुरस्कार को हम नंबर देते हैं, ठीक है। ये सेकंड नंबर का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है अर्जुन अवार्ड, ठीक है। इसको 26 लोगों को सम्मानित किया गया है, ठीक है। 9 जनवरी अभी, ये इसी जनवरी में 9 जनवरी को 2024 को राष्ट्रपति भवन में ये खेल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वितरित किए गए थे, सभी को पता है 9 जनवरी को। तो उसमें से जो अर्जुन अवार्ड है वो 26 लोगों को मिला है, और उसी में से एक है मोहम्मद शमी, जो क्रिकेटर हैं। इन्होंने जो विकेट लिए हैं, उनके जो योगदान है क्रिकेट में, उन्होंने इस बार कितने शानदार विकेट लिए हैं, तो उसी के उपलक्ष्य में उनको ये अर्जुन अवार्ड मिला है। मोहम्मद शमी को, ये क्रिकेटर हैं। किसके द्वारा दिया गया है, हमारी राष्ट्रपति जी के द्वारा। राष्ट्रपति का नाम क्या है, द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। उनके द्वारा सम्मानित किया गया है। जैसे इनमें से बहुत सारे नाम आते हैं, शीतल देवी, ठीक है। और जो पहला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद्र, सभी को पता है मेजर ध्यानचंद्र। क्या है, मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ है, ये 2 लोगों को मिला है पुरस्कार। ये किसको मिला है, 2 लोगों को। ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। क्या है, बैट ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, ठीक है। बैडमिंटन के ये खिलाड़ी हैं। एक का नाम क्या है, चिराग। एक का नाम क्या है, चिराग, और दूसरे का नाम क्या है, सात्विक, ठीक है। सात्विक, ठीक है। सात्विक, पहले का नाम है चिराग, दूसरे का नाम है सात्विक। बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। पहले का नाम है चिराग, दूसरे का नाम है सात्विक, ठीक है। इनका नाम चिराग शेट्टी है शायद, आई थिंक फुल फॉर्म इनका, फुल फॉर्म कह रही हूँ, फुल नेम क्या है, चिराग शेट्टी। और इनका जो है सात्विक, और आगे बीच में कुछ और है, रंकी रेड्डी, ठीक है। रंकी रेड्डी, सात्विक रंकी रेड्डी, ये पूरा नाम है इनका, ठीक है। चलिए, और अब मैंने आपको बताई दिया अर्जुन अवार्ड जो है मोहम्मद शमी को भी मिला है, और 6 पूरे टोटल मिलाकर अर्जुन अवार्ड को पाने वाले व्यक्ति कितने हैं, 26। जैसे शीतल देवी हुई, और भी हुए, ललित जी हुए, इनको क्या मिला है, अर्जुन अवार्ड मिला है। मोहम्मद शमी भी इनमें शामिल है। चलिए देखिए एक चीज और देख लीजिए, कि आप सभी को पता है कि हमारे आंध्र प्रदेश शायद ना पता हो, फिर भी अगर नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिए, नहीं तो आप नॉर्मल सुन सकते हैं इस चीज को, कि हमारा जो आंध्र प्रदेश राज्य है, ठीक है, आंध्र प्रदेश जो राज्य है, उसमें जो जो जगन मोहन रेड्डी जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश की, जिसकी राजधानी अमरावती है, ठीक है। वहां पर हमारे जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, ठीक है, हमारे जिसको बोला जाता है कि संविधान की आत्मा जिसको बोला जाता है, ठीक है। और जो वहाँ संविधान बन रहा था, जब प्रारूप समिति की वो अध्यक्ष थे, क्या नाम था, भीमराव अंबेडकर जी। उनका जो है, उनकी एक प्रतिमा बनाई जा रही है, एक स्टैचू बनाया जा रहा है, प्रतिमा बनाई जा रही है। और उस प्रतिमा को क्या नाम दिया जा रहा है, अभी अभी बोल दिया है, अभी बनी नहीं है, ठीक है। ये बनाई जाएगी, ठीक है, बनाई जाएगी कहाँ पर, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश में बनाई जाएगी। और ये जो है 206, कितनी, 206 फीट
जमीन से 206 फीट ऊंचाई तक बनाई जाएगी, ठीक है, 200 फीट ऊंचाई तक बनाई जाएगी ये जमीन से, ठीक है, बनाई जाएगी। ये 50 ऊंची प्रतिमाओं या स्टैचू में गिनी जाएगी, ठीक है। आंध्र प्रदेश में अभी आप अभी सब जानते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, सभी जानते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है, मतलब वो है, वो कहाँ, गुजरात में है, सभी को पता है। सरदार जी की बनी है वहाँ, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की गुजरात में बनी है, ठीक है, वो स्टैचू ऑफ यूनिटी है। और ये जो है इसको नाम दिया गया है आंध्र प्रदेश सरकार ने स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी यानी समानता, आप सभी को पता है कि उन्होंने कैसे कैसे कार्य किए, इसके इसलिए इस स्टैचू को क्या दिया, नाम दिया गया है स्टैचू, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। एक मिनट, इक्वालिटी, ठीक है, इक्वालिटी, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी मतलब समानता, ठीक है, समानता की एक मूर्ति, ठीक है। चलिए, तो ये किसकी है भाई, ये किसकी है, सभी को पता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। कहाँ पर है भाई, आंध्र प्रदेश में बनने जा रही है ये, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में ये बनने जा रही है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, जगन मोहन रेड्डी, बाय एस जगन मोहन रेड्डी। इसकी जो राजधानी है वो है अमरावती, ठीक है। चलिए, आ गया होगा समझ में, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन पढ़ाती हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन है क्या, हाल ही में किस राज्य ने कॉलेज फंग थानसी मिशन, कॉलेज फंग थानसी मिशन की शुरुआत की है, ठीक है। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, उत्तराखंड, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, मणिपुर। बताइए इसका आंसर क्या है। देखिए क्या है, कॉलेज फंग थानसी मिशन जो है वो किस राज्य ने शुरू किया है, इसके जो आंसर है वो क्या है, मणिपुर, क्या है, मणिपुर, क्या है, मणिपुर। इसके जो मुख्यमंत्री हैं बीरेंद्र सिंह, क्या, बीरेंद्र सिंह, सॉरी, बीरेंद्र सिंह जो है इसके मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के। उन्होंने एक मिशन शुरू किया है कॉलेज फंग थानसी, क्या है, कॉलेज फंग थानसी जो मिशन है वो मणिपुर के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है। इसका एक उद्देश्य, सीधा साधा सा एक उद्देश्य है कि इसमें जो है वो कॉलेजों को उन्नत करना, ठीक है, कॉलेजों की जो स्थिति है उसको उन्नत करना, और उसमें और भी आधुनिकता नवाचार करते जाना, कॉलेजों की स्थिति सुधारना। और इसी को थीम को लेकर एक मिशन बनाया गया है, उसका नाम क्या है, कॉलेज फंग थानसी, क्या है, कॉलेज फंग थानसी। देखिए कौन से, कहाँ पर है ये कॉलेज, देखिए मोइंग कॉलेज में, क्या है, मोइंग, ठीक है, मोइंग कॉलेज में ये मिशन चालू किया गया था, मतलब आयोजित समारोह में उन्होंने घोषणा की थी कि ये मिशन चालू होगा, ठीक है, कौन से कॉलेज में, मोइंग कॉलेज में, ठीक है, मोइंग कॉलेज, ठीक है। और ये बिष्णुपुर में, बिष्णुपुर जिला जो है वहाँ पर है, ठीक है, मणिपुर में बिष्णुपुर जो जिला है उसके अंतर्गत मोइंग, मोइंग एक कॉलेज है, उसी में ये घोषणा की गई थी। उसमें बहुत सारी परियोजनाओं का लागू करना था, उसकी समारोह था, उसमें वहाँ पधारे थे, और उसी के साथ साथ ये योजना भी कर दी गई कि कॉलेज फंग थानसी मिशन शुरू किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में ग्रेवियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, फ्रांस, इटली, पाकिस्तान, कनाडा। बताइए इसका आंसर क्या है। हाल ही में ग्रेवियल अटल, ग्रेवियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं, मतलब कम उम्र के प्रधानमंत्री जो बने हैं वो किसके हैं, फ्रांस के, ठीक है। फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री जो हैं वो ग्रेवियल अटल हैं, ठीक है। क्या नाम है, ग्रेवियल अटल, ठीक है। ये कहाँ के हैं, फ्रांस के। ये सबसे कम उम्र के हैं, शायद 47 वर्ष के हैं, आई थिंक, है ना, ठीक है। 47 बोल रही हूँ, 37, ठीक है, 37, 47 नहीं, 37 वर्ष के ये हैं, ग्रेवियल अटल जो फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए, और वहाँ के राष्ट्रपति जी का नाम क्या है, फ्रांस के राष्ट्रपति जी का नाम इमेनुएल मैक्रोन, ठीक है, इमेनुएल मैक्रोन। चलिए, और फ्रांस में जो है वो प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है, ठीक है, उसकी ही उससे नियुक्त होते हैं। चलिए
अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, चीन, ताइवान, दक्षिण कोरिया, चीन। ये दोबारा रिपीट हो गया है, ठीक है। क्या है भाई, कि हाल ही में किस देश के कुत्ते के मांस की खपत, कुत्ते का जो मांस है उसकी खपत बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब कुत्ते का मांस ना तो बिकेगा, ना उसको बेचा जाएगा, ना उसको मतलब खाया जाएगा, ठीक है। खपत पर उस पर रोक, बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। उसका विधेयक पारित किया है, वो किसने किया है? दक्षिण कोरिया ने। किसने किया है? दक्षिण कोरिया ने, ठीक है। पर ये 2027 से लागू होगा, ये 2027 से लागू होगा, ठीक है। अभी तो 24 ही है, 24, 25, 26, अभी तो इतने साल तक बेचारे कुत्तों को मार के खाते रहेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 2027 से ये लागू होगा। दक्षिण कोरिया जो है वहां पर प्रतिबंध लगा दिया है कि अगर किसी को मांस के उद्देश्य से उसको पालता है तो उस पर प्रतिबंध लगेगा या उस पर जुर्माना लगेगा। मतलब किसी कोई पकड़ा गया तो उस पर जुर्माना लगेगा, ठीक है। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन था। कल का जो है हम क्विज देख लेते हैं। कल का क्या था, नेवी जो डे, इंडियन नेवी डे जो है वो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आप सभी को पता ही होगा, ये तो सरल सा क्वेश्चन था। 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। आज का जो क्विज है वो देख लेते हैं। क्या है भाई, भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू, ठीक है, वैशाली आर का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, किस राज्य से है ये आपसे पूछा गया है। वैशाली रमेश बाबू, ठीक है, ठीक है। उसका जो संबंध है वो किस राज्य से है ये आप बताएंगे, ठीक है। चलिए, इसी के साथ फिर अब मैं कल मिलती हूँ। राधे राधे।